दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में महागठबंधन को लेकर के सीट शेयरिंग के मामले पर। बिहार में तेजस्वी यादव हों या फिर कांग्रेस हो या फिर इन लोगों के बीच में अनबन यानी एक तरीके से कुछ मनमुटाव सा हुआ और उसके बाद ये खबरें आने लगी कि गठबंधन जो है वो टूट रहा है, इनमें सहमति नहीं बन रही है। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय तक लड़े रहे सीटों की वजह से। उसके बाद ममता बनर्जी ने वहाँ बंगाल में कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल ने पंजाब में कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके की स्थिति यानी कुछ खबरों में ऐसा आया कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी अकेले चुनाव लड़ सकती है बिहार में। तो अकेले लड़ने का सीधा सा मतलब है कि अब अगर क्षेत्रीय दल जो है अपने अपने क्षेत्रों में अगर वो अकेले लड़ने लगेंगे अपने अपने स्टेट में जहां उनका बहुत प्रभाव है, तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इस पर खबर आई कि भाई गठबंधन टूट रहा है। तो क्या ये सच है? क्या सचमुच जो है बिहार में गठबंधन टूट गया है? बिहार में महागठबंधन के महारथी अब चुनाव से ठीक पहले सीटों को लेकर के लड़ते झगड़ते नजर आए और अब लगने लगा है कि यह गठबंधन जिसे जनता का महागठबंधन कहा जा रहा था कि ये जनता का गठबंधन, इसमें पूरे देश की जनता शामिल है, वो जनता का महागठबंधन नहीं है। लगभग सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में दूसरे पार्टियों के सहयोग से यानी अपने क्षेत्र में दूसरे पार्टियों के सहयोग से खुद को मजबूत करने की कोशिश करें। यानी उनकी सीटें जहां उनका जहां वोट परसेंटेज ठीक ठाक है वहां वो चाहते हैं, यानी से कुछ सीटों पर वो सेकंड रहे हैं, कुछ पर वो जो है बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो उनकी कोशिश है कांग्रेस उनके साथ में आ जाए तो वो नंबर 1 आ सकते हैं। और जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है महागठबंधन को लेकर के, तो उस वजह से ऐसा भी लग रहा है कि लोग भी परेशान हैं और महागठबंधन की तरफ लोग जा रहे हैं। जिस तरीके की भीड़ उनकी रैलियों में होने लगी थी, तो हो सकता है ये जो क्षेत्रीय दल हैं इन्हें लग रहा हो कि हम भाई यहाँ पे जीत सकते हैं और इस वजह से वो सीटों पर अड़ रहे हैं कि हम भाई इतनी सीट नहीं देंगे या फलाना वाली सीट हम नहीं देंगे। ये जो दल हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को यानी जिन लोगों से गठबंधन इनका हो रहा है उनके वोट को लेकर के फर्स्ट नंबर पे या अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आधार पर आप ये भी समझ सकते हैं कि इनको युवाओं की बेरोजगारी से और महंगाई से इनको कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई की जो रेड हो रही है और आए दिन जो है इनके उनके यानी विपक्ष के लोगों पर उसका आरोप ये लगातार लगाते रहते हैं कि हमारा जो है शोषण हो रहा है और हमको डराया जा रहा है। तो इससे भी इनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जरा जरा सी बात पर एक एक दो दो सीट की बात पर ये लोग गठबंधन से अलग होने की बात करने लग रहे हैं। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इनको ईडी से दिक्कत नहीं है, इनको महंगाई से दिक्कत नहीं है, इनको बेरोजगारी से दिक्कत नहीं। ये जो सारी चीज़ें वो लगातार जनता के हित की बातें वो रोज कर रहे थे कि भाई हम आएंगे तो आपको जो है रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे और कई सारी चीज़ें जो है वो जनता की सुविधा की बातें कर रहे थे जो। तो उस पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप इतनी इतनी चीज़ों के लिए इस तरीके से लड़ रहे हैं तो आपको हमारी चिंता थोड़ी है, आपको अपनी चिंता है, हमें तो भ्रम में रखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर है। तो इस वजह से कहीं न कहीं जब महागठबंधन के लोग लगातार ये बातें कह रहे थे कि हम बेरोजगारी कम करेंगे और रोजगार देंगे और महंगाई को कम करेंगे, तो लोगों के बीच में एक उम्मीद सी बनी, युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में कि भाई अगर सरकार बदलेगी तो ये लोग जो है हमारे लिए कुछ करेंगे। रैलियों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन वादों का ही असर है कि इतनी बम्पर भीड़ जो है इनकी रैलियों में होने लगी थी, क्योंकि वो लोग जो है वो खुद से जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अरे राहुल गांधी हमारी बात कर, अरे तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है खुद से जुड़ते जा रहे थे कि हमारी बात हो रही है। जब इन क्षेत्रीय दलों को लगने लगा कि उनको अब अच्छा समर्थन मिल रहा है, बढ़िया समर्थन मिल रहा है, तो वह एक एक दो दो सीट पर अड़ जा रहे हैं, गठबंधन ही तोड़ ले रहे हैं अलग, हम भाई अपने स्टेट में हम अलग लड़ेंगे। तो इस तरीके की अब पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, ममता बनर्जी, पंजाब में आप केजरीवाल को देख सकते हैं। तो ये लोग जो है वो भाई हम अलग लड़ेंगे इन्होंने कह दिया। ठीक, तो जरा सोचिए कि पंजाब में जो है वो एक साथ लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, और दिल्ली में वो एक साथ लड़ेंगे महागठबंधन में होकर के। तो भाई ऐसा क्यों? पंजाब में आपको उम्मीद है, आपकी पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है वहाँ, आपके फेवर में है जनता, आपको लग रहा है कि आपकी सीटें वहाँ निकल जाएंगी, तो आप जो है अकेले लड़ेंगे। जहाँ लग रहा है कि मामला फंस रहा है तो आप गठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर कांग्रेस क्या पंजाब में नहीं लड़ेगी? अगर महागठबंधन के और अन्य घटक दल जो हैं क्या वो पंजाब में नहीं लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो फिर वहाँ आप केजरीवाल से लड़ रहे हैं और यहाँ जो है आप केजरीवाल के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज होगी।
ये एक अलग तरह का गठबंधन बना हुआ है जिसमें जहाँ हार की संभावना है वहाँ सब साथ हैं, जहाँ जीत की संभावना है भाई वहाँ वो हम अकेले लड़ेंगे। तो बिहार में अभी खबर आ रही है कि आरजेडी अलग हो सकती है और सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही दोनों लोगों के बीच में। तो ये स्थितियाँ जो है कहीं ना कहीं जनता के लिए जो है वो नुकसानदायक हैं और नौकरियां देने और दूसरे कई विभागों में सुधार के कारण और नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने से जो सिंपैथी जो है तेजस्वी यादव को मिल रही थी, इससे बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का कद जो है वो बहुत बढ़ गया। जो लोग 6 महीना पहले ये देख रहे थे कि बहुत छोटे एक दल के रूप में और बहुत सीमित दायरे में आरजेडी थी, वो आज कहीं ना कहीं बहुत ही बम्पर तरीके से और इंडिया अलायंस की वजह से साथ में आने की वजह से एक जो माहौल बना उसका असर भी बिहार में देखने के लिए मिला। इनकी रैलियों अब इस समय जो है संभावना ये बन रही है कि बिहार में आरजेडी जो है वो ठीक ठाक सीटें निकाल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार से जनता कहीं ना कहीं नाराज है। उन पर जो है जिस तरीके से विश्वास लोग करते थे वो स्थितियां अब नहीं बन रही हैं। तेजस्वी यादव को सहानुभूति भी मिल रही है जनता की। तो ऐसी स्थिति में अधिक सीटें निकालने की जो है उम्मीद अब लग रही है कि आरजेडी सीटें अधिक निकाल लेगी। जैसे ही सीटें अधिक निकालने की संभावना बनी, जिसकी भी बनी वो सीटों पर अड़ने लगता है और लगभग जो है ऐसी ही स्थिति बिहार में भी है कि आरजेडी की सीटें जो है वो अब निकल सकती हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि बिहार में भी जो है सीटों को लेकर के टकराव हो रहा है। हालांकि ये अभी अंदरूनी खबर है, उसमें अभी स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई ही हैं, लेकिन बिहार में यह गठबंधन टूट सकता है। ऐसे टकराव से क्षेत्रीय दल जो हैं उन्हें ही नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा जीवित करने में सफल हो गए हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से कांग्रेस एक तरीके से वो डेड हो चुकी थी, यूपी में उसका खत्म हो गया था, बिहार में खत्म हो गए थे, तो अब वो उसे दोबारा से कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करने में सफल हो गए हैं। पूरे देश में एक माहौल जो था वो कांग्रेस के जो वोटर थे वो जो एक तरीके से डेड या स्लीप में चले गए थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब जो है वो जाग रहे हैं और कांग्रेस को आप देखेंगे तो उनकी अलग अलग रैलियों में उन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2019 में जिस तरीके का कांग्रेस का प्रदर्शन था, इस बार उससे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। अब अगर महागठबंधन में अन्य जो क्षेत्रीय दल थे उनकी बात करें तो वो महागठबंधन के नाम पर उन्होंने जो सारे सपने दिखाए सबको कि हम ये करेंगे, हम संविधान बचाएंगे और हम वो रोजगार लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्रीय दल है ना, इनका जनता जो है वो अगर ये अलग होते हैं इस तरीके से या इस तरीके से इनके बीच में बार बार टकराव होता रहता है तो जनता का इनसे मोह भंग हो सकता है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकती है, क्योंकि इस चुनाव में कुछ सीटें भले ही ये क्षेत्रीय दल जीत जाएं, लेकिन आगे जो है यानी आगे जब चुनाव होंगे तो वैसी स्थिति में इनके भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि भाई ये सरवाइव कर पाएंगे भविष्य में या नहीं। क्योंकि जनता किसी चीज़ से अगर हट जाए या किसी चीज़ से अगर नाराज हो जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाना। और आप इस चीज़ का उदाहरण के रूप में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। नीतीश कुमार की इस समय बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है और जेडीयू जो है इस बार बहुत अच्छी फाइट नहीं कर पाएगी। और इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव, इसी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसी के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें पता है कि उनका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनको। और उन्हें विधानसभा में अब जो है वो 45 सीटें भी शायद नहीं मिलेंगी जो पिछली बार मिली थी। और ये जो छोटे छोटे दल हैं सीटों को लेकर के जो ये बार बार विवाद कर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं, इनकी भी स्थिति भविष्य में वैसी ही हो सकती है। जनता को अगर लग गया कि इन्होंने हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, ये बातें की वो बातें की, और ये उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं या ये वैसा कर नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। बीते कुछ दिनों में कई सारे घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे मौजूदा सरकार मुश्किल में है। यानी मोदी जी बैकफुट पर आ गए। इनके जो चाणक्य माने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कई मोर्चे पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, या उनकी जो रणनीतियां हैं, राजनीतिक जो दाव पेच हैं, वो उस तरीके से सफल नहीं हो रहे हैं, या वो जो चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार बुरी तरीके से अब घिर रही है। एसबीआई ने सारा डेटा जारी कर दिया, उनका वो बॉन्ड नंबर जो था वो यूनिक आईडी वो भी जारी कर दी है। तो अब लोग जो है डेटा को मिलाने लगे हैं कि भाई ये जो बॉन्ड था इस डेट में खरीदा गया,
किसको गया, तो वो मिला ले रहे हैं कि भाई ये एक करप्ट आदमी है, इसके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके कितने दिन बाद इन्होंने कितने का बॉन्ड खरीदा और किसको दिया। तो पता चल रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम आए कि उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को दे दिया। इस आधार पर अब उसके साथ आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो राहत उन्हें कुछ मिली है, यानी 9-10 की भी अगर राहत उन्हें कुछ मिली है, तो लोग इसे ऐसे जोड़ करके देख रहे हैं कि ये बॉन्ड जो उन्होंने खरीदा और बीजेपी को दिया, इस वजह से ही बीजेपी ने उन्हें राहत दी। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो लोग बॉन्ड खरीद करके कहीं न कहीं अपने ऊपर आई मुश्किलों को दूर कर रहे थे, या कहीं न कहीं जो एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप हम फँस गए हैं, हमको नोटिस मिल गया है या इस तरीके की स्थिति है, तो हम कुछ जो है चंदा दे देते हैं, और उस आधार पर उन्हें कुछ रिलीफ मिल जा रहा था। ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली में जो अरोड़ा साहब हैं, उनको लेकर के भी ऐसे ही आरोप हैं, वो सरकारी गवाह बन गए और कुछ एबीसीडी जो भी हो रहा है वहाँ। ऐसे ही सवाल जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे बड़े दानी साहब को लेकर के भी है कि भाई कैसे उनके यहाँ छापा पड़ा। 400 प्लस करोड़ के, यानी 400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां उनकी जो है वो सीज की गई या जब्त हुई, और उसके बाद नोटिस पे नोटिस कई बार उन्हें भेजा गया, और कुछ समय के अंतराल में उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी 1300 करोड़ से ज़्यादा का दान किया। हालांकि उसमें टीएमसी को भी और कई और दूसरी पार्टियों को भी दिया गया है, लेकिन जब ये डेट को मिला रहे हैं लोग, तो उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस डेट में कार्रवाई हुई, इस डेट में बॉन्ड खरीदा और इस डेट में उन्हें बीजेपी ने कैश करा लिया। तो इस पर सवाल तो कहीं ना कहीं उठ ही जाता है कि भाई हो सकता है इसके पीछे कोई डील हुई हो। तो इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी अब कई सारे जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, और इस सवाल से मोदी जी का जो गणित है ना, वो गणित बिगड़ रहा है। 400 के दावे भले ही किए जा रहे हो, लेकिन इस रिपोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही हैं चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, उसमें यही आ रहा है कि मोदी जी के लिए 272 का आंकड़ा टच करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या कई कई तरीके से विपक्ष को डराने धमकाने के जो बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हों, चाहे महागठबंधन के अन्य जो दूसरे घटक दल हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी इस समय मुश्किल में हैं। 272 का आंकड़ा उनके लिए अभी भी मुश्किल बना हुआ है। इस वजह से महागठबंधन के अनुकूल माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, और लोगों का ऐसा मानना था कि अगर मोदी जी 270-72 के आसपास अटक जाते हैं, तो ऐसा भी संभव है कि मोदी जी के कुछ लोग भी इधर से उधर हो सकते हैं। यानी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी का साथ भी छोड़ सकते हैं, या बहुत कम मार्जिन से अगर बहुमत में होते हैं 272 280 के आसपास में, तो मोदी जी को रिप्लेस भी किया जा सकता है, किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है, चाहे वो गडकरी जी का नाम आ रहा हो, चाहे और भी कई लोगों का नाम आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा था, और शायद यही वजह है कि गठबंधन के जो बड़े बड़े महारथी हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग जो अब अच्छा इन स्टेट में अगर आप देखेंगे तो सीटें भी बहुत हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार में 40 सीट, ये जो अधिक सीटों वाले इन चंक में सीटों वाले जो स्टेट हैं, यहाँ के लीडर्स कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल देख रहे हैं। इस वजह से वो यही चाहते हैं कि वो जो जिन सीटों पर उनके जीतने की संभावना है, उन सीटों पर तो वो समझौता नहीं करेंगे। जिन सीटों पर वो हार रहे हैं, जो सीटें वो कमज़ोर हैं उनकी, वो सीटें देने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर दोनों ही पार्टियों के प्रबल दावेदार हैं, जिस वजह से कांग्रेस भी चाहती कि वो सीट उन्हें दे दी जाए, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि वो सीट उनके पास रहे। अच्छा, क्षेत्रीय दलों की समस्या ये है कि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि हो सकता है मोदी जी की सरकार जो है वो बहुमत के आसपास ही रहे, बहुत हैवी जो है बहुमत उन्हें ना मिले इस बार। भले ही दावा 400 का हो, लेकिन उतना मिलने के जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें 272-80 के आसपास के ही डेटा आ रहे हैं कि ये भी मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका यानी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कहीं ना कहीं निशाना यही हो सकता है कि भाई वो जीतने वाली जो सीटें हैं उस पर समझौता नहीं करेंगे, अपनी संख्या बल को वो मजबूत रखेंगे, ताकि भविष्य में अगर उन्हें कोई अवसर मिले, यानी अगर इंडिया अलायंस की ही सरकार बनती है, ऐसी स्थिति में भी जिसके पास अधिक सीटें रहेंगी वो समझौता करने की स्थिति में होगा, वो अपनी शर्तें रखने की स्थिति में होगा। या फिर अगर मोदी जी के लिए कोई मुश्किल होती है सत्ता में आने में, या आसपास का गठबंधन होता है
या बॉर्डर पे रह जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर उनकी संख्या यानी क्षेत्रीय दलों की संख्या बल अच्छा होगा तो वह किसी भी स्थिति में, चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ, चाहे वो मोदी जी की तरफ, एनडीए अलायंस की तरफ, किसी से भी अच्छी खासी डील कर सकते हैं, कोई अच्छा समझौता कर सकते हैं, कोई अच्छी शर्त रख सकते हैं या अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसी एक संभावना है, हो सकता है वो इस वजह से ही ऐसा कर रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, हेमंत सोरेन सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में, अगला नंबर पंजाब में हो सकता है, अगला नंबर बिहार में तेजस्वी यादव का हो सकता है, इसके बावजूद भी इनके बीच में वो एकता नजर नहीं आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कल जो है कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि विपक्ष जो है अब जो है एक हो गया है, उनमें जो मतभेद थे वो उन्हें भुला चुके हैं, अब वो एक बार फिर से एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये घटना उनके साथ भी हो सकती है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है, किसी का भी नंबर आ सकता है, जहां भी आवश्यकता होगी वहां ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ओवरऑल सब मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि अगर ये सारे लोग यानी जो इंडिया अलायंस के जो क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल जो सभी अलग अलग स्टेट में थे, अपने अपने स्टेट में मजबूत स्थिति में थे, वो अगर इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पर यानी सीटों को लेकर के, एक एक दो दो सीटों को लेकर के इस तरीके से लड़ते रहेंगे, अड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल होगा। इन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इनकी मुश्किल अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इनके पक्ष में जो माहौल बना था, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो वो माहौल जो है वो इनके पक्ष से अलग होता हुआ चला जाएगा और कहीं ना कहीं इनका नुकसान जो है वो बड़े स्तर पर हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो बारी बारी एक मुख्यमंत्री गया, दो मुख्यमंत्री गया, तीसरा भी जा सकता है कोई, आप बनने के बाद भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर ये इन्हें जनता की ही चिंता होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक सीट के लिए इतना अड़ जाएंगे कि गठबंधन तोड़ लें। जिस तरीके से जो सपने दिखाए गए जनता को और लोगों को, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के जो जो सपने इन्होंने दिखाए थे, उन सपनों पर काम करने की बजाय ये एक एक दो दो सीट के लिए लड़ रहे हैं और गठबंधन ही तोड़ ले रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, अपने पक्ष में अच्छा माहौल देख करके सीधे किनारे हो जा रहे हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं इनके खुद के लिए हानिकारक है। इस इलेक्शन में भले ही ये कुछ सीटें जीत जाएं, चुनाव के बाद हो सकता है इनकी जो भी रणनीति हो कि भाई अच्छा सौदा कर लें, ऐसा हो सकता है, या फिर अच्छा कोई पद मिल जाएगा, कोई मंत्री बन जाए, सेंटर में मंत्री बन जाएंगे जाकर के, अगर अच्छा सीट शेयरिंग रहेगी, सीट संख्या अच्छी रहेगी तो अच्छा विभाग ले लेंगे। तो जो भी इनकी राजनीति हो, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद ही हो सकती हैं। लेकिन अगर ये लोग इसी तरीके से लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का जो एक माहौल बना था इंडिया अलायंस के फेवर में, वो डाउन होगा, इससे इनका नुकसान होगा। अभी के लिए कुछ लाभ हो भी गया तो इसके बाद जनता जब ठगा हुआ महसूस करती है तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है ऐसे दलों के लिए कि वो दोबारा स्टैंड हो पाए। तो ये लंबे समय के लिए डेड हो सकते हैं या एक तरीके से मृत अवस्था में जा सकते हैं। इनका नुकसान यानी इनका वोट बैंक है जो है वो ट्रांसफर हो सकता है दूसरी पार्टी में या बिखर सकता है, जिसे दोबारा संजोना या दोबारा एक साथ ले आ पाना इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर, सोशल मीडिया और कई सारी वेबसाइट से ली गई रिपोर्ट्स के आधार पर है। तो अभी से पुख्ता रूप से कुछ कह नहीं सकते इस पर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या ऐसा ही कुछ होने वाला है, या इन लोगों के यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं ये छोटी छोटी चीज़ों पर जो लड़ जा रहे हैं, इनके मन में कोई सौदे करने का ही विचार है या कुछ और है इनकी प्लानिंग, या हो सकता है इन्होंने रणनीति ही ऐसी कुछ बना रखी हो, उसके बारे में बाद में पता चले। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।